बिजनौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला आया सामने। जिहादी ने किया नाबालिग किशोरी का अपहरण, किशोरी की बरामदगी के प्रयास शुरू, पुलिस की गिरफ्त में असलम, कार्रवाई जारी। कानपुर में मौलाना मोहम्मद ने मदरसे में छात्रा से किया दुष्कर्म, नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म, रेप के बाद अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पुलिस की गिरफ्त में मौलाना, कार्रवाई जारी। चंदौली में शिकारी करते हैं राष्ट्रीय पक्षी, मोर का शिकार महकमा बना रहता है मूकदर्शक, क्रूरता का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप, वन विभाग की कार्रवाई आखिर कब। फिरोजाबाद में अपराध व अपराधियों पर कसा शिकंजा, कारोबारी की 55 लाख की संपत्ति कुर्क, कर्ज होने से बचने के लिए रची अपहरण की साजिश। और टीकमगढ़ में पहली बार निकली महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा बलराम ने भक्तों को किए दर्शन, रथ को खींचते हुए चले श्रद्धालु, भक्तिभाव का बना अनूठा संगम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां थाना शेरकोट में एक गांव भनोटी में लगभग 21 दिन पूर्व एक जिहादी ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लिया था और पुलिस ने असलम को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शेरकोट में गांव भनोटी निवासी एक 16 वर्षीय किशोरी दवाई लेने के लिए अमरोहा जाती रहती थी। वहीं पर एक मुस्लिम असलम नाम का एक शादीशुदा भी दवाई लेने जाता था। आपको बता दें कि 5 जून को भी हिंदू नाबालिग बच्ची दवाई लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने हर संभव जगहों पर किशोरी को तलाश किया, लेकिन किशोरी के कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को देते हुए अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए किशोरी की बरामदगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं और पुलिस ने कॉल डिटेल इसके साथ ही इसके माध्यम से किशोरी को एक जिहादी असलम को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और असलम के खिलाफ SC/ST सहित पॉस्को एक्ट की धारा लगाई गई है और उसे जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में थाना शेरकोट पर दिनांक 7/6/2023 को FIR पंजीकृत किया गया था। उस अपहर्ता की बरामदगी करके आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बाकी अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां आपको बता दें कि कानपुर में बिठूर मदरसा संचालक मौलाना मोहम्मद अहमद द्वारा अपूर्व छात्रा के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। पीड़िता की ओर से इस मामले में बिठूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पीड़िता के मुताबिक मौलाना अपने घर में ही मदरसा चलाता है, जहां वह पढ़ती थी और साल 2018 में उसने मदरसा छोड़ दिया था। इसके बाद भी मौलाना उसे मदरसे में काम करने के बहाने से बुलाया करता था और उसके साथ अश्लीलता करने लगा। आरोप है कि 22 जनवरी 2022 को मौलाना ने पत्नी के बीमार होने का बहाना बनाकर घर में खाना बनाने के बहाने से उसको बुलाया और नशीला पदार्थ खिला दिया और उसके बाद मौलाना ने दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया और तब से ही इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर के शारीरिक शोषण कर रहा था। और 17 मई 2023 को मौलाना ने ब्लैकमेल करके जान से मारने की धमकी देते हुए घर बुलाया और फिर से दुष्कर्म किया। उसके गुमसुम होने की वजह पूछी तो पूरी सच्चाई पिता को बता दी गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मौलाना जादू टोना भी करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिठूर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर मौलाना कारी मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल जारी है। दिनांक 26 जून 2023 को थाना बिठूर के नारामऊ क्षेत्र से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें यह थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय मदरसे के मौलवी, जिनका नाम मोहम्मद कारी उर्फ मोहम्मद अहमद है, के द्वारा इसी मदरसे में पढ़ने वाली पूर्व छात्रा, जो इनकी पड़ोस में ही रहती थी, का शारीरिक रूप से शोषण किया गया है। ऐसी जानकारी उस छात्रा के परिजनों ने दी। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया इस अभियुक्त के विरुद्ध। इसके बाद में थाने ने इस अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी, जिसमें कामयाबी हासिल हुई और इस अभियुक्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ में अभियुक्त ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा एकत्र कृत्य किया गया था।
इस मामले की अभी विवेचना प्रचलित है और इसका आगे शीघ्र विधिक निस्तारण किया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर चंदौली से है, जहां विगत दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय पक्षी मोर से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में शिकारी द्वारा मोर को पकड़कर क्रूरतापूर्वक ढंग से रस्सी के सहारे बांधते हुए दिखाया गया। आपको बता दें कि चकिया के वन्यजीव विहार क्षेत्र में शिकारियों द्वारा तेजी से मोर पक्षी का शिकार कर ऊंचे दामों में बेचे जाने का मामला सामने आया है। और लेकिन वन्यजीव विहार क्षेत्र के जीव जंतुओं की सुरक्षा में लगा सुरक्षा तंत्र मूक दर्शक बना बैठा है। जब इस मामले का वीडियो वायरल हुआ और संज्ञान में लेकर सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम चकिया वन विभाग के कार्यालय पहुंची तो सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके से गायब हो गए। गौरतलब है कि वन्यजीव विहार क्षेत्र की सुरक्षा मोर्चा संभालने कर्मियों की माने तो शिकारी से राष्ट्रीय पक्षी को लेकर के जंगल में छोड़ दिया गया और अधिकारियों के निर्देश पर शिकारी को भी छोड़ दिया गया। जब सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने विभाग में उपस्थित कर्मचारियों से राष्ट्रीय पक्षी मोर को जंगल में छोड़े जाने का वीडियो मांगा तो जवाब देने में कतरा रहे कर्मचारियों के मुंह पर चुप्पी साध गई। हालांकि पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मियों की मिली भगत से ही शिकारियों का झुंड इन जंगलों में विचरता है और जीव जंतुओं को यहाँ निशाना बनाता है। फिलहाल देखना होगा कि मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित वन विभाग क्या कार्रवाई अमल में लाता है और शिकारियों को वन्यजीव विहार क्षेत्र में विचरण करने वालों को खुली छूट दे देता है। तो वही देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन और वन विभाग आगे आकर के इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। जनपद के चकिया रेंजर ऑफिसर यहाँ पे रेंजर उपस्थित नहीं है, यहाँ पे कहीं बाहर गए हैं। एक मोर मिला है जिसको राष्ट्रीय पंछी बोलते हैं। वो मोर को इतना निर्दयी से बांधा जा रहा है, वो मोर गायब हो गया है और इसकी जानकारी रेंजर को भी है, डीएफओ की है, लेकिन कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है। अब देखना है कि जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है मोर को, वो कहाँ गायब हो गया है। जब बोलते हैं लोग कि जंगल में छोड़ दिया गया है, उसका वीडियो नहीं बनाया गया है। छोड़ा गया है तो कहाँ, किसके जानकारी में है, या उसको कोई मार के खा गया है। सबसे बड़ी बात, सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है और यहाँ पे रेंजर उपलब्ध नहीं है। फ़ोन किया गया था तो पता चला कि टीम के आते ही वहाँ से नदारत हो गए, गायब हो गए हैं। रेंजर साहब भाग गए, डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि मैं मिलूँगा नहीं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब ये देखना है कि योगी सरकार ऐसे जो यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मोर को खा जा रहे हैं, मार दे रहे हैं, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई की जाए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां गिरोहबंद अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई में बीसी कारोबारी और उसकी पत्नी की 55 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। बीसी कारोबारी ने खुद को पुलिस की कार्रवाई से बचाने और कर्जा होने के भय के चलते खुद के अपहरण की कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पत्नी के साथ जेल भेजा था और पुलिस ने संपत्ति को जब्त करते हुए बोर्ड लगाया और मुनादी करके लोगों को आग्रह किया कि इसे नहीं खरीदा जाएगा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के अलावा भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल थाना टुंडला क्षेत्र के आर्चिड क्वीन कॉलोनी में संजीव गुप्ता, उनकी पत्नी सारिका गुप्ता के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। संजीव ने साल 2017 में खुद के अपहरण की साजिश रचने के बाद सुर्खियों में आया था और शहर के प्रमुख उद्योगपतियों और साथी कारोबारियों का करोड़ों रुपए लेकर के फरार हो गया था और खुद के अपहरण का ड्रामा कर उसने 100 करोड़ की फिरौती मांगी थी। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से संबंधित जनपद फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट में लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और इस कार्रवाई के अंतर्गत हम 14 में संपत्ति कुर्क भी करते हैं। इसी कार्रवाई के अंतर्गत में मुकदमा अपराध संख्या 1020/22 जो थाना उत्तर फिरोजाबाद में पंजीकृत हुआ था, बनाम संजीव गुप्ता और सारिका गुप्ता ऑर्चिड ग्रीन राजा के ताल के खिलाफ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें 14 में जो बसई मोहम्मदपुर में इनकी जो जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 55,15,384 रुपए है, उसको आज प्रशासन और पुलिस की जो ज्वाइंट टीम थी उसने उसको कुर्क किया है। इस तरह से लगातार जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई है, पुलिस की जो विधिक कार्रवाई है, उसको जारी रखा जाएगा और अधिक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां चरथावल में कल होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने
अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान चरथावल थाना प्रभारी आईपीएस अभिजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुजफ्फरनगर से थाना भवन रोड का केंद्रीय रोड फंड से इस सड़क का चौड़ीकरण का शिलान्यास होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पीडब्ल्यूडी मंत्री और साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सड़क चौड़ीकरण को लेकर के कल चरथावल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पीडब्ल्यूडी के मंत्री, साथ ही बीजेपी के विधायक बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। दरअसल मुजफ्फरनगर और शामली जिलों का 4 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग के चौड़ीकरण की क्षेत्रवासी अरसे से वहां पर मांग कर रहे हैं, जो कि अब पूरी होने वाली है। देखिए, बहुत पुरानी इस क्षेत्र की एक मुख्य मांग थी कि मुजफ्फरनगर से जो थाना भवन सड़क जा रही है इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। और ये हमेशा से मैं देखता है कि एक साल बनी अगले साल टूटी। तो सेंट्रल रोड फंड से 52 करोड़ की लागत से इस सड़क का कल शिलान्यास है और मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। इस संबंध में 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर मोदी जी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, सब लोग कल यहाँ पे आ रहे हैं चरथावल कस्बे में। सड़कों के करीब 231 करोड़ की सड़कों के शिलान्यास और उद्घाटन कल यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देर रात से रुक रुक करके हो रही बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं सड़कों से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। और बारिश की वजह से दिल्ली सहारनपुर मार्ग पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें जाम के रूप में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली एनसीआर में हो रही रुक रुक करके बारिश के चलते गाजियाबाद का दिल्ली सहारनपुर हाईवे पूरा पानी में जलमग्न हो गया है और लगभग 2 से 2.5 फीट पानी मेन रोड पर जमा होने की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले नगर निगम की भी अब पोल खुल गई है। जलभराव की वजह से सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और भूमध्य सागर से उठने वाली हवाओं के साथ ही हवा के कम दबाव की वजह से मौसम में परिवर्तन आया है। इसकी वजह से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां शहर में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सोमवार सुबह इस्कॉन मंदिर उज्जैन से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं टीकमगढ़ लाई गई और इसके साथ ही रथ में सवार होकर के शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकले और इस दौरान शहर में 4 किलोमीटर तक श्रद्धालु पैदल चले। और इसके साथ ही सबसे पहले इस्कॉन मंदिर की रोली वाद्य यंत्रों को बजाते हुए नृत्य करते चल रही थी और इनके पीछे महिलाएं हरे रामा संकीर्तन के भजनों पर थिरकती हुई नजर आई। एक साथ नृत्य करती हुई महिलाएं भजनों में सराबोर रहीं। वहीं रथ के आगे युवा झाड़ू लगाते हुए निकले, जिससे रथ साफ स्वच्छ स्थान से निकले। श्रद्धालु बिना जूते चप्पल के रथ को खींचते हुए चले और उड़ीसा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को हूबहू टीकमगढ़ में मूल रूप दिया गया। वहीं विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अनेक जनप्रतिनिधि और साथ ही श्रद्धालुओं ने पहुंचकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का शुभारंभ किया। शहर के विभिन्न स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया गया। इस यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। भोपाल में उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का विपक्षी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने 9 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने वाले सरकार के कार्य की प्रशंसा भी की है।
यूपी के फतेहपुर में जिहादी सिकंदर की ओर से ईंटों से कुचलकर हिंदू युवती की हत्या की गई मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब प्रशासन द्वारा जिहादी के घर पर तोड़फोड़ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मौके पर एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस घटना को अंजाम देने बाद हिंदू युवती के परिवार के सदस्यों के साथ ही समाज में आक्रोश है और पीड़िता को न्याय दिलवाने की मांग की जा रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले में अनदेखी कर रही है। इस घटना में और भी लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं मांग है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। पुलिस ने जिहादी सिकंदर पर दुष्कर्म और हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि राधानगर थाना क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली 19 साल की हिंदू युवती परिवार के साथ अहमदाबाद में रहती थी और वह अपने परिवार के साथ बिंदकी कोतवाली क्षेत्र स्थित फरीदपुर के गेस्ट हाउस में 22 जून को शादी समारोह में शामिल होने आई थी और वह अचानक रात को लापता हो गई। जांचने पर वह फरीदपुर स्थित निर्माणाधीन मकान से युवती 23 जून को सुबह लहूलुहान मिली। लड़की की हालात गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। 23 जून की रात्रि में एक लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी। वहां पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज हेलेट हॉस्पिटल लखनऊ में कानपुर में चल रहा था, जिसकी आज डेथ हो गई है। अभियुक्त को तत्काल अरेस्ट कर लिया गया था, उसे जेल भेजा गया था 376 आईपीसी में, 307 आईपीसी में। आज ज्ञात हुआ कि लड़की की डेथ हो गई है। इसमें 302 धारा की बढ़ोतरी की जा रही है। विवेचना से ये पता चला कि लड़की का परिवार सूरत में रहता है, अपने गांव भी आते जाते हैं। लड़की का ट्रेवल्स बसें चलती हैं, सूरत जाती हैं बसें इसकी, वहीं से आना जाना इन लोगों का परिचित हुआ। काफ़ी दिनों से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान ही लड़का वहाँ मैरिज होम पहुँचता है और आपस में ये लोग मिलते हैं। वहाँ पे दुष्कर्म की घटना कारित करके और उसको घायल कर दिया था, जिसकी आज डेथ हो गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और भी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसमें और भी अगर कोई इन्वॉल्व होगा और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा के गंजम जिले में बीती रात एक भीषण बस दुर्घटना हुआ। इसमें 12 लोगों की मौत होने की खबर है और 7 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को बरहमपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं घटना को लेकर के डीएम ने बताया कि 2 बसों के बीच भीषण टक्कर हुई। हम घायलों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी बस दुर्घटना का गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इस घटना को लेकर के पुलिस ने बताया कि 2 बसों की टक्कर हो गई और वहीं हादसे के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। फिलहाल घटना की जांच पड़ताल जारी है।